हेलो स्टूडेंट, है ना। आज अपन देखते हैं कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अपन देखते हैं अध्याय 8 का, है ना। इसके पहले अपन देखे थे दो विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी, ठीक है। तो इसको हमने पढ़ चुका था, लेकिन इसके कुछ और सिनॉप्सिस वगैरह कुछ बच गए थे, तो उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो इसके अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि रूसी क्रांति के बारे में, है ना। प्रथम विश्व युद्ध के पहले रूस की क्या स्थिति थी, ठीक है। रूस में कौन कौन सी क्रांतियां हुई, है ना, इसके बारे में हमने पढ़ा था। तो आज अपन देखते हैं, है ना, दो विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी के अंतर्गत अपन फर्स्ट पॉइंट में अपन देखते हैं लेनिन और अक्टूबर नीति, ठीक है। लेनिन क्या चीज है और अक्टूबर नीति क्या है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। सेकंड नंबर में है स्टालिन, ठीक है। स्टालिन क्या चीज है, इसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे, ठीक है। अगले बिंदु में अपन देखेंगे औद्योगिकरण, ठीक है। रूस में औद्योगिक विकास किस तरह से हुई, है ना, उसके बारे में अपन अध्ययन करेंगे। चौथे बिंदु में अपन देखेंगे कृषि का समूहीकरण, ठीक है। कृषि के क्षेत्र में, है ना, यूरोपीय देशों में और यूरोपीय देशों के अलावा रूस में, एशियाई देशों में क्या क्या कृषि के क्षेत्र में विकास हुआ, क्या क्या प्रोग्रेस हुआ, उसको अपन जानने का प्रयास करेंगे। अगले बिंदु में और आखिरी बिंदु में अपन देखते हैं भीषण आर्थिक मंदी और कल्याणकारी सरकार, ठीक है। भीषण आर्थिक मंदी कहने से क्या तात्पर्य है, और ऐसी स्थिति में, है ना, जिस समय मंदी का दौर चल रहा था, उस समय वहाँ की जो कल्याणकारी सरकार थी, उस मंदी से उबरने के लिए उन्होंने कौन कौन सी नीति अपनाई, उसके बारे में हम लोग विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। विश्व में दो दो भीषण युद्ध और इतना ज़्यादा नरसंहार के चलते यह स्पष्ट हो रहा था कि अस्थायी सरकार युद्ध जारी रखना चाहती है ना, और वह ज़मीन के वितरण को लेकर गंभीर नहीं है। ना ही वह कालाबाजारी पर रोक लगा पाई और ना ही सबको रोटी उपलब्ध करा पा रही थी। विभिन्न बहाने बनाकर वह संविधान सभा का गठन भी नहीं कर पा रही थी। इसी बीच साम्यवादी व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व वाली बोल्शेविक पार्टी ने मजदूर व सैनिकों के बीच अस्थायी सरकार के विरुद्ध प्रचार किया और उन्हें उनके खिलाफ विद्रोह करने के लिए उकसाया। लेनिन का मानना था कि मध्यम वर्ग रूस में कमज़ोर होने के कारण वह लोकतंत्र स्थापित नहीं कर पाएगा और न ही वह किसानों को ज़मीन दिलवा पाएगा। इसलिए सोवियत, जिनके पास वास्तविक शक्ति थी, वे सत्ता हथिया लेना चाहती थी, है ना, और इसका नेतृत्व बोल्शेविक पार्टी को करना चाहिए था, ठीक है। शुरू में मजदूर व सैनिक उसके पक्ष में नहीं थे, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया और अस्थायी सरकार की कमजोरियां उजागर हुई, उसी समय युद्ध में उनको हार का सामना करना पड़ रहा था। तो वे बोल्शेविक के विचारों को अपनाने लगे थे। अक्टूबर 1917 को बोल्शेविक पार्टी के नेतृत्व में पेट्रोग्राड सोवियत ने अस्थायी सरकार को हराकर क्रांतिकारी सरकार का गठन किया। अगले दिन पूरे रूस में सोवियतों की सभा में लेनिन ने नई सरकार की घोषणा की और दो महत्वपूर्ण ऐलान किए। पहला बिंदु यह था कि शांति संबंधित ऐलान, जिसमें युद्ध विराम और लोकतांत्रिक शांति की अपील की गई, और दूसरा था ज़मीन संबंधित ऐलान, जिसमें भूस्वामियों को, है ना, भूस्वामियों की ज़मीन का राष्ट्रीयकरण और किसानों को ज़मीन वितरण का निर्णय था। हर गांव के गरीब किसानों की समितियों को वहां के भूस्वामी
भूस्वामियों की ज़मीन को आपस में बांटकर, है ना, उनका अधिकार देना था। दूसरी ओर कारखानों में मजदूरों की समितियों को कारखानों के संचालन में भागीदारी दी गई। चंद ही दिनों में हर जगह पुरानी प्रशासन व्यवस्था, नौकरशाह और पुलिस की जगह सोवियतों ने शासन व्यवस्था अपने हाथों में ले ली। सोवियत शासन ने यह सुनिश्चित किया कि कोशिश की कि सभी शहरवासियों को खाने के लिए, है ना, राशन और रहने के लिए आवास मिले। इससे यह स्पष्ट होता है कि, है ना, जो अक्टूबर 1917 में जो नीति अपनाई गई, तो दो विश्व युद्धों के बीच रूसी क्रांति और महामंदी के अंतर्गत लेनिन और अक्टूबर नीति के बारे में हमने जाना, है ना। इससे क्या स्पष्ट होता है? इससे यह स्पष्ट होता है कि, है ना, साम्यवादी व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में बोल्शिविक पार्टी ने, है ना, अक्टूबर 1917 में जो व्लादिमीर लेनिन ने जो महत्वपूर्ण घोषणाएं किए, उसके अंतर्गत, है ना, किसानों को उनका हक मिला, उनका अधिकार मिला, मजदूर वर्ग को भी उनका हक मिला, है ना, उनको सम्मान मिला। ठीक है, इसलिए यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अगले बिंदु में अपन देखते हैं स्टालिन, है ना। स्टालिन 1924 में लेनिन की मृत्यु के बाद जोसेफ स्टालिन ने नेतृत्व संभाली और कुछ ही वर्षों में वह साम्यवादी पार्टी और सोवियत रूस का सर्वशक्तिमान नेता बना। नेतृत्व संभालते ही उसकी नीतियों का विरोध करने वाले कई नेताओं को मार डाला गया। स्टालिन 1953 में अपनी मृत्यु तक सोवियत साम्यवादी पार्टी सोवियत संघ का तानाशासक बना रहा। ठीक है, तो ये भी स्पष्ट हो गया स्टालिन के बारे में, है ना। अगले बिंदु में अपन देखते हैं औद्योगिकरण। ठीक है, औद्योगिकरण का के अंतर्गत अपन देखते हैं क्रांति के बाद रूस में सारे बैंकों, कारखानों व खदानों को शासकीय संपत्ति घोषित किया गया और निजी संपत्ति खत्म की गई, है ना। अब उसका संचालन राज्य द्वारा किए जाने लगा। 1924 के बाद सोवियत रूस के सामने आर्थिक विकास और औद्योगिकरण की चुनौती थी। युद्ध क्रांति और गृह युद्ध से ध्वस्त आर्थिक व्यवस्था को विकास की पटरी पर लाना था। 1928 से सोवियत रूस में नियोजित विकास की शुरुआत हुई, जिसमें औद्योगिकरण पर विशेष जोर था। इसके लिए धन और तकनीकी विशेषज्ञों का अभाव था। ऐसे ही पहले विदेशों से विशेषज्ञ बुलाए गए और उनकी मदद से उद्योग धंधे निर्मित किए जाने लगे। जहाँ तक धन और पूंजी का सवाल था, यह किसी विदेशी स्रोत से उपलब्ध नहीं था और रूस को अपने स्रोतों से व्यवस्था करनी पड़ी थी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग औद्योगिकरण के लिए भी, है ना, ये इसके बारे में अपन जान चुके। अगले बिंदु में अपन देखते हैं कृषि का समूहीकरण। ठीक है, 1917 के बाद भूस्वामियों को, है ना, ज़मीन मिली। किसानों के बीच वितरित होने से, है ना, अत्यधिक कृषक मध्यम दर्जे के किसान बन गए और कुछ बड़े किसान थे जो कि, है ना, खेती के तरीके से अभी अवगत नहीं थे। इसमें कुछ ऐसे किसान भी थे, है ना, जिनको खेती बाड़ी का काम बिल्कुल भी नहीं आता था। कुछ जो पहले से खेती बाड़ी का काम कर रहे थे किसान, है ना, तो उन्होंने अपने स्तर पे उसका व्यवस्था किया। खेती करने के तरीके अभी भी पारंपरिक थे और उत्पादन कम था। इस बात को देखते हुए स्टालिन ने कृषि क्षेत्र में भारी बदलाव लाने के लिए पहल किया। इसके तहत किसानों को कहा गया कि वे अपने अपने खेतों को मिलाकर विशाल सामूहिक फार्म बनाएं ताकि बड़े पैमाने पर खेती की जा सके और खेतों में मशीनों व अन्य आधुनिक तरीकों का उपयोग किया जा सके। अधिकांश छोटे और मध्यम किसान
इसके लिए तैयार हुए, मगर ज़्यादातर बड़े किसान और कुछ मध्यम किसानों ने इसका विरोध किया। विरोध करने वालों पर जोर ज़बरदस्ती की गई और वे लाखों की संख्या में गिरफ्तार किए गए। ठीक है। इसके बाद 1937 के बाद कृषि में तेज़ी से विकास हुआ और वह औद्योगिकरण का फ़ायदा उठाते हुए अपनी उत्पादकता को तेज़ी से बढ़ाने में सफल रहे। लास्ट पॉइंट में अपन देखते हैं भीषण आर्थिक मंदी के बीच कल्याणकारी सरकार, है ना। रूस में पूंजीवादी औद्योगिकरण की जगह राज्य नियंत्रित औद्योगिकरण को अपनाया और संसदीय लोकतंत्र की जगह सोवियत शैली का लोकतंत्र स्वीकारा। यहाँ बहुदलीय चुनावी और व्यक्तित्व लोकतंत्र अधिकारों को भी नहीं माना गया। उसी समय ब्रिटेन व अमेरिका में संसदीय लोकतंत्र, बहुदलीय चुनाव और व्यक्तित्व लोकतांत्रिक अधिकारों पर अधिक जोर था। यह व्यवस्था बाजार आधारित पूंजीवादी औद्योगिकरण पर खड़ी थी और उसमें यह मान्यता थी कि लोकतांत्रिक सरकार को आर्थिक मामले में दखल नहीं देना चाहिए। ठीक है। आर्थिक मंदी का मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में हमेशा एक जैसा विकास नहीं होता, उसमें लगातार तेजी और मंदी के दौर एक के बाद एक आते रहते हैं। उस समय तेजी से पूंजी का निवेश बढ़ रहा था, उत्पादकता बढ़ रही थी, मजदूरों को काम और वेतन भी अधिक मिलता रहा। इस कारण वे अधिक चीज़ें खरीद पाते और चीज़ों की मांग और कीमतें बढ़ा दी। इस कारण और अधिक पूंजी निवेश होता था। इस तरह तेजी का चक्र चलता रहा। इस खुशनुमा दौर के अंत में अक्सर चीज़ों का अत्यधिक उत्पादन होता जा रहा था, है ना। इस तरह से सन 1925 से ही अमेरिका में आर्थिक मंदी के आसार से उभरने लगे थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय जब यूरोप में कृषि प्रभावित रही, अमेरिका के किसान ने उत्पादन खूब बढ़ाया, जिसके चलते, है ना, वे बैंक से बहुत उधार भी ले रखे थे। लेकिन युद्ध की समाप्ति के बाद यूरोप में कृषि फिर से स्थापित हुई और उसने अमेरिका से अनाज खरीदना कम कर दिया। इस कारण अमेरिका में कृषि उपज की कीमतें घटने लगी और किसान परेशान होने लगे, है ना। वे बैंकों की किस्त भी नहीं चुका पा रहे थे। इसका कारण यह था कि अमेरिका में 1925 से 1929 तक जो तेज़ी हुई थी, उस दौर में किसानों के उपज की कीमत या मजदूरों का वेतन नहीं बढ़ा, पर पूंजीपतियों का मुनाफा अत्यधिक मात्रा में बढ़ा। इस कारण जनसामान्य की खरीदने की क्षमता कम थी, मगर उत्पादन बढ़ता गया। नतीजा यह हुआ कि माल की मांग में गिरावट आई। इसको देखते हुए उद्योगपति उत्पादन कम करने लगे, जिसके कारण मजदूरों की छंटनी होने लगी, है ना, और लगभग 27% मजदूर बेरोज़गार हो गए। कारखानों में कच्चे माल की मांग कम होने के कारण, मजदूरों की बेरोज़गारी के कारण कृषि उपज की मांग और कीमतों में गिरावट आने लगी, है ना। तो इस तरह से अपन आर्थिक मंदी के बारे में, है ना, जानने का प्रयास किए, है ना। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।